हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो हम लोग पढ़ रहे थे जो चैप्टर में ग्लोबलाइजेशन के बारे में बिजनेस के जो हम लोग डिवाइड किए थे उसी का पार्ट है ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट यूनिट था ओवरव्यू ऑफ बिजनेसेस में। तो ग्लोबलाइजेशन सबसे आगे हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। तो ग्लोबलाइजेशन को सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिनमें क्या कि वर्ल्ड वाइड में हम लोग को इकोनॉमिक सेक्टर जैसे कोई प्रोडक्ट के या आइडिया को एक्सचेंज किया जाता है। अब हम लोग इसका करेक्ट डिफिनेशन के देखते हैं कि किस प्रकार इसका डिफिनेशन दिया गया है। तो डिफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल इंटीग्रेशन arising from the interchange of worldwide views, प्रोडक्ट आइडियाज़ एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग इंटरनेशनल इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब एक्सचेंज करते हैं अपना वर्ल्ड वाइड व्यूज को कि हम लोग को कैसे कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए या बाई करना चाहिए या कोई भी आइडिया के बारे में या कोई अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर के बारे में। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। अब इसके बाद अब बात आता है कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ अलाउड कंपनीज टू इंक्रीज देयर बेस ऑफ ऑपरेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या करता है कि बहुत सारे कंपनियों को ये अलाउ करता है कि अपना जो बेस ऑपरेशन हो वो इंक्रीज करे। उसके बाद आता है इट हैज़ सपोर्टेड कंपनीज टू एक्सपैंड देयर वर्क स्पेस विथ रिलेटिवली स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोवाइड नोवेल सर्विस टू अ वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर। ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो हेल्प करता है कहाँ पे कि जो भी कंपनी है तो वो अगर स्मॉलर इन्वेस्टमेंट से भी क्या वहाँ पे ज़्यादा रेंज ऑफ कंज्यूमर्स को वो अटेंड कर सके। तो कुछ इस प्रकार में ग्लोबलाइजेशन हेल्प करता है। तो ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे समझ गए होंगे। अब देखिए कि ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। पॉजिटिव इम्पैक्ट मतलब कि यहाँ एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो एडवांटेज सबसे आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो एडवांटेज या बोल सकते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि गिव एक्सेस टू लार्जर मार्केट। ग्लोबलाइजेशन हम लोग को हेल्प करता है लार्जर मार्केट से कनेक्ट होने में। थ्रू ग्लोबलाइजेशन कंट्रीज एंड कंपनीज हैव एक्सेस टू अ बिगर कंज्यूमर बेस। ग्लोबलाइजेशन की मदद से क्या होता है कंट्री और भी बहुत सारा कंज्यूमर जो होता है वो उनका बिगर कंज्यूमर बेस के साथ में ज्वाइन करवाता है ग्लोबलाइजेशन। इंस्टेड ऑफ ओनली सेलिंग प्रोडक्ट इन देयर कंट्री अ बिजनेस कैन एक्सपैंड टू अदर रीजन्स बूस्टिंग सेल्स एंड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मोर मनी। देखिए कि जहाँ पे जब मार्केट में बड़ा मिलेगा तो वहाँ पे सेलिंग ज़्यादा हो जाएगा, सेलिंग ज़्यादा होगा तो उसका ज़्यादा बिजनेस और बढ़ेगा। तो कुछ इस प्रकार उसका ज़्यादा भी पैसा भी अमाउंट भी आने लगेगा। तो यही होता है गिव एक्सेस टू लार्जर मार्केट में कैसे कैसे काम करता है। फिर आता है सेकेंड, ग्लोबलाइजेशन क्या करता है प्रोवाइड्स चीपर गुड्स फॉर कंज्यूमर। ये क्या करता है जो सामान का होता है वो सस्ता में कंज्यूमर तक पहुंचाता है और भी कम दाम में। बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ए लॉट ऑफ कंपनीज आर मूविंग to areas where their cost of production is low. They in turn offer cheaper product because they are not expensive to make, hence lower price for consumers। देखिए ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या होता है बहुत सारे कंपनियां क्या करते हैं अपना जो बेस कॉस्ट होते हैं जो उनका कॉस्ट होता है वो रख कम करते हैं ताकि उनका ज़्यादा सामान बिक सके, या बोल सकते हैं कि जितना वो कम करेंगे उनका ज़्यादा सेल होगा। तो कुछ इस प्रकार में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है तो वहाँ पे कंज्यूमर्स को क्या एक अच्छे रेट में प्रोडक्ट मिल पाता है। तो ये क्या करता है प्रोवाइड चीपर गुड्स फॉर कंज्यूमर, सस्ते दामों में सामानों को कंज्यूमर्स तक पहुँचाता है ग्लोबलाइजेशन। फिर थर्ड पॉइंट क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन बेट्स कंट्रीज डू व्हाट दे डू बेस्ट। ग्लोबलाइजेशन क्या कराता है कंपनीज को एक तरह से और भी चीप सामान दिलाता है या और भी सस्ता उन लोग को मैन्युफैक्चरिंग करने में हेल्प करता है। तो इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। क्या कंट्री कैन बाई चीप स्टील फ्रॉम अनदर कंट्री इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट्स ओन स्टील। देखिए कोई भी अगर कंपनी है तो अपने से स्टील ना बना करके क्या करेगा उससे सस्ता में किसी और कंट्री से खरीद लेगा। दे कैन मेक देन फोकस दे एफर्ट ऑन मेकिंग अदर थिंग्स दे आर गुड एट like computer and export them to the countries they import cheap steel from।
देखिए क्या करेगा कि जैसे हम लोग चाइना का ही अगर बात किया जाए तो चाइना क्या करता है कि अपने जो वो उसका जो ओन स्किल है उसको वो बढ़ावा देता है, जिसमें वो अच्छा नहीं है उसको दूसरे जगह से इंपोर्ट कराता है। कि जैसे वहाँ पे कंप्यूटर्स मोबाइल ये सब ज़्यादा बनते हैं तो वो सबको वो एक्सपोर्ट कराता है, वहाँ बनाता है, उससे दूसरे जगह भेजता है, और वो दूसरे जगह जहाँ भेजा वहाँ से वो इंपोर्ट करा लेता है जो जो चीज़ वहाँ वो नहीं बनाता है। तो कुछ इस प्रकार ग्लोबलाइजेशन हेल्प करता है। उसके बाद आता है लेट्स टू बेटर इकोनॉमिक। ग्लोबलाइजेशन आल्सो हेल्प इन लेट्स टू बेटर इकोनॉमिक, ज़्यादा और भी आर्थिक मजबूती देता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। विथ मैनी मल्टी नेशंस हेडिंग टू अफ्रीका टू टैप द कंज्यूमर बेस इन दिस मार्क पार्ट of the world, more jobs are being created, helping people in these countries get better wages and improve their standards of living। जैसा कि बात किया जाए तो मल्टीनेशनल जो हेडेड का होता है अफ्रीका में, जो भी कंज्यूमर बेस्ड पार्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उनको ज़्यादा काम मिलता है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हेल्प करता है। तो वहाँ पे जब ज़्यादा काम मिलेगा तो ज़्यादा उन लोग की इनकम बढ़ेगा, इनकम जब बढ़ेगा तो बेटर वेजेज उन लोग को मिलेगा, अच्छा खासा पैसा मिलेगा, जिससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, अच्छा होगा। तो यहाँ पे पॉइंट ये ध्यान दीजिएगा, जब से अगर बेटर वेजेज होगा तो बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। बेटर वेजेज कैसे होंगे, बेटर जॉब्स जब लगेंगे तब। तो यहाँ से ये तीनों क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, जॉब, वेज और लिविंग स्टैंडर्ड। जब जॉब अच्छा मिलेगा तो वेज उसका क्या होगा, अच्छा होगा। वेज अच्छा होगा तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, अच्छा होगा। फिर आता है दीज इन्वेस्टमेंट बाई दीज मल्टीनेशनल और फॉरेन कंट्रीज आल्सो हेल्प इन स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक ऑफ द दीज कंट्रीज विद द फॉरेन एक्सचेंज दे ब्रिंग इन। देखिए जो भी इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में तो फॉरेन कंट्री क्या करता है, हेल्प करता है कैसे इकोनॉमी को स्ट्रेंथ किया जाए, ताकि जो भी एक्सचेंज करेंगे वो गुड्स को तो उसके द्वारा उनका इन्वेस्टमेंट और भी बढ़ेगा और भी उनका इनकम बढ़ेगा। विद एन इंक्रीज नंबर ऑफ इन्वेस्टर looking for investment opportunities around the globe, country economy will benefit wherever they invest। देखिए जब भी इंक्रीज होगा इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर के नंबर में जब इंक्रीजिंग आएगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा और अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा। तो वो अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा तो वो इन्वेस्ट जो कर किया उसको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वहाँ इन्वेस्टर क्या है, ज़्यादा है, तो उसके द्वारा वो कंपनी ज़्यादा फैलेगा, जिसके द्वारा वहाँ पे और भी ज़्यादा फायदा होगा। Through globalization, economic of different countries are becoming more connected to one another since they depend on each other for trade। ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, आल्सो हेल्प करता है बहुत सारे कंट्री को कनेक्ट होने में, ताकि वो एक दूसरे पर डिपेंड है इसलिए। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ में अच्छे हैं तो वो दूसरे कंट्री उस दूसरे चीज़ में अच्छे होंगे। तो आप जैसे चाइना का हम एग्जांपल लिए थे वैसे ही आप समझ सकते हैं कि चाइना में क्या कि बहुत सारे वहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर है या लैपटॉप्स है, मोबाइल्स है, वहाँ पे ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो वो क्या करता है, उस चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है, जो चीज़ वो नहीं बनाता वो सब चीज़ों को इंपोर्ट कर लेता है। उसके बाद देखिए प्रमोट्स वर्ल्ड वाइड पीस पीस एंड यूनिटी। पीस एंड यूनिटी को क्या करता है, वो वर्ल्ड वाइड में फैलाता है। तो इसको हम लोग अच्छे से इसको कर लेते हैं, पीस एंड यूनिटी को यह क्या करता है, फैलाता है। अब देखिए पीस एंड यूनिटी को फैलाता है कैसे, इसके बारे में देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन ब्रिंग्स गवर्नमेंट टुगेदर सो दैट दे कैन टैकल कॉमन गोल्स टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड लीडर्स हैव सीन द इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन एंड हैव रिसॉल्व्ड टू टैकल climate change together। अब देखिए ऑल्सो इट इज़ अनलाइकली दैट अ कंट्री ट्रेडिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विद अनदर विल अटैक इट और वांट टू गो टू वॉर विथ इट। देखिए ग्लोबलाइजेशन कैसे हेल्प करता है, बहुत सारे गवर्नमेंट को इस तरह से हेल्प करता है कि वो अपना जो काम कर रहे हैं उसको और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। कैसे कि जो फॉर एग्जांपल ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड लीडर्स, जो वर्ल्ड लीडर्स होते हैं, जो सभी राष्ट्र का जो नेता होते हैं सब राष्ट्र में, जैसे प्रधानमंत्री, कहीं के प्रेसिडेंट, ये सब वो क्या करते हैं, इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन को देखते हैं कि कैसे जो बहुत सारी कंपनियां पोल्यूशन को फैला रहा है, या एंड हैव रिसॉल्व्ड टू टैकल क्लाइमेट चेंज टुगेदर। जो भी क्लाइमेट चेंज जो होते हैं उनको साथ मिलकर वो हेल्पिंग नेचर से क्या वो सबको मदद करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन इस तरह भी प्रमोट करता है पीस और यूनिटी को, कि जैसे अगर पोल्यूशन इम्पैक्ट को देखा जाए तो सभी मिलकर कंट्रोल करते हैं, तो सभी देश तो वर्ल्ड वाइड लीडर कंट्रोल करने में लगे हुए हैं अभी जैसे। और उसके बाद में भी क्या बोल सकते हैं, जो भी क्लाइमेट चेंजेज होते हैं उनको भी सब मिलकर यहाँ पे क्या करते हैं, हेल्पफुली, तो यूनिटी को यहाँ पे दिखाते हैं। और उसके बाद also it is unlikely that a country trading a lot of product and services with another will attack it or want to go
टू वार विथ इट। देखिए जो भी अगर बात किया जाए तो ये प्रमोट इस तरह से किया जाता है कि जो भी कंट्री अगर एक चीज़ में प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो दूसरे चीज़ को ले सकते हैं, या दूसरे को नहीं देकर और किसी को दे सकते हैं, तो इट और वांट टू गो टू वार विथ इट, चाहे तो उसको देंगे या उससे दो उसके नहीं देके कोई दूसरे कंट्री को देंगे। तो कुछ इस प्रकार में वो प्रमोट करता है पीस और यूनिटी को, ग्लोबलाइजेशन। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं रहता तो क्या होता है कि वार हो जाता कि आप इस सामान को हमको दीजिए, नहीं तो हम कुछ ज़रूरत है तो हम आप कुछ से छीन लेंगे, तो इस तरह से वार हो जाता। इसलिए ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, हेल्प करता है पीस और यूनिटी को फैलाने में। फिर आता है इनोवेशन। इनोवेशन एक अनदर पॉइंट आता है कि द डिजायर टू मेक ए प्रॉफिट हैज़ ऑलवेज बीन अ स्प्योर to expand the trade, innovation and the communication of ideas। देखिए द ग्रेट आइडियाज फ्रॉम लीडर्स स्प्रेड मोर इजली। अब देखिए जो भी डिजायर होते हैं या जो भी इच्छा होते हैं मेकिंग प्रॉफिट के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो एक्सपेंड करते हैं ट्रेड को, इनोवेशन को और कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़ को, कि कैसे आइडियाज़ एक जगह से दूसरी जगह, कोई भी जैसे आपके पास कोई आइडिया है, आपके पास पैसा नहीं है तो आप किसी और को बताइएगा, तो उसके द्वारा क्या होगा, एक ट्रेड शुरू होगा जिसको आपको वहाँ पे कुछ शेयर मिलेंगे, तो इसके द्वारा इनोवेशन होगा। तो इस टाइप में जो भी अगर आइडिया होते हैं तो फ्रॉम अ लीडर्स स्प्रेड मोर इजीली। कोई अगर एक लीडर बोला कोई भी आइडियाज़ के बारे में, जैसे पोल्यूशन, तो पोल्यूशन बचाव के लिए अभी ही एक नारा मोदी जी के यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे पोल्यूशन के लिए वो बहुत ही सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में, कि यहाँ पोल्यूशन फ्री करने के लिए बहुत सारा यहाँ पे विज्ञापन दिए थे, और भी वो अपने भी पोल्यूशन फ्री करने के लिए टेलीविज़न एड्स किए थे। इस प्रकार में वो क्या करते हैं, अगर लीडर कोई अगर एक बात को बोले, कोई आइडिया को बोले, तो वो जल्दी फैलता है। तो मोदी क्या है, मोदी हमारे लीडर हैं, तो लीडर के चलते ही क्या जल्दी आइडिया को फैला, यहाँ पे पोल्यूटेड फ्री हम लोग करने में अपने जागरूक हुए। उसके बाद में देखें बेटर क्वालिटी एंड वैरायटी। इसके बाद में आता है ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, बेटर क्वालिटी और वैरायटी को देता है। जैसे कंपटीशन फ्रॉम डिफरेंट कंट्री ड्राइव्स फर्म्स टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट। जैसे ग्लोबलाइजेशन क्या कर रहा है कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी को एक साथ लाता है, वर्ल्ड वाइड ट्रेड को एक साथ लाता है। तो अगर आपके पास मतलब बहुत सारा कंपनी एक साथ आएंगे तो बहुत सारा कंपनी में कंपटीशन बढ़ेगा। जब कंपटीशन बढ़ेगा तो सामान सब सोचेंगे कि इनका अच्छा बिकेगा तो उससे हम अच्छा क्वालिटी देंगे तो मेरा सामान बिकेगा। तो इस टाइप में क्वालिटी बेटर होते जाता है और वैरायटी भी अच्छा मिलता है। तो कंज्यूमर सब बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एंड मोर वैरायटी एज अ रिजल्ट। तो इस प्रकार में ग्लोबलाइजेशन हम लोग को हेल्प करते हैं। तो यहाँ तक तो बात है पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में तो एडवांटेज अगर लेके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर बात किया जाए निगेटिव इम्पैक्ट में, तो डिसएडवांटेज में देखें तो क्या होता है, देखते हैं। अब जैसा कि बात कर रहे हैं तो निगेटिव इम्पैक्ट के बारे में, ग्लोबलाइजेशन का क्या होता है, तो कॉज इन्वायरमेंटल डैमेज करता है ग्लोबलाइजेशन कुछ इस प्रकार की। ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इन ऑर्डर टू मीट ग्लोबल डिमांड। जैसे ग्लोबलाइजेशन इस तरह से भी इंक्रीज करता है प्रोडक्शन को, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन क्या कर रहा है, बहुत सारे कंपनियों को एक ग्लोबल मार्केट में ला रहा है, पूरे बहुत सारे कंट्रियों से कनेक्ट कर रहा है। तो इसको डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इंक्रीज प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन हाई होगा मीन्स मोर नेचुरल रिसोर्स आर यूज्ड एंड देन दिस कैन बी यूज्ड बिफोर दे आर रीजनरेटेड लीडिंग टू अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हम लोग को चाहिए तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हम लोग को नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करना होगा। जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स को यूज करेंगे कुछ इस प्रकार की, उसका रीजनरेशन नहीं हो पाए उतने समय में, तो वहाँ पे क्या होगा, इन्वायरमेंटल में निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग बात किया जाए पेपर की बात करते हैं फ्रेंड, पेपर सबसे कॉमन चीज़ जो हम लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं, पेपर की बात हम लोग कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन में अगर बात किया जाए तो इसी पेपर के द्वारा कॉपियाँ बनाई जाएगी या डायरी या बोल सकते हैं बहुत सारा फाइल्स बनाए जाएंगे। तो ये जो पेपर के अगर बात किया जा रहा है तो ग्लोबलाइजेशन जब होगा तो ये बहुत सारे कंट्रियाँ क्या करेंगे, अपना अलग अलग प्रोडक्ट पेपर का बनाएंगे, हर एक वैरायटी बनाएंगे, हर एक क्वालिटी बनाएंगे। तो जब क्वालिटी और क्वांटिटी हर एक बार डिफरेंट होगा तो इसका जो प्रोडक्शन होगा पेपर का हाई हो जाएगा। जब प्रोडक्शन पेपर का हाई होने लगेगा तो प्रोडक्शन के कारण क्या होगा, उसका यूजेज नेचुरल कॉजेज़ में जो यूज होगा नेचुरल में वो भी ज़्यादा होने लगेगा। नेचुरल कॉजेज़ जो नेचुरल जो पदार्थ हैं थिंग्स है उसका भी ज़्यादा इस्तेमाल होने लगेगा। और जब ट्री, देखिए पेपर कैसे बनता है, ट्री के पार्ट से बनता है। तो ट्री के जब हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे तो ट्री तो जल्दी रीजनरेट नहीं हो पाता है,
उसको लगता है 20 से 25 साल रीजनरेशन में, तो उतने समय के अंदर ही अगर हम लोग बार बार उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो नेचर पे इम्पैक्ट करेगा, उसके अनुसार बहुत सारा हम लोग को प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से इन्वायरमेंटल को भी क्या करता है, ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट करता है। Also in developing countries, rules and regulations on environmental protection are not as strict as in developed country। जैसे कोई भी डेवलपिंग कंट्री है, जैसे हम लोग जो हैं इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज है, तो इंडिया में क्या है कि जैसा डेवलप्ड कंट्री में रूल है वैसा कुछ यहाँ पे रूल नहीं है। डेवलप्ड कंट्री में क्या है, रूल बहुत ही वहाँ पे स्ट्रिक्ट होता है, तो वहाँ उस प्रकार के यहाँ पे रूल नहीं है कि उतना ज़्यादा आपको। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी पेड़ पौधा क्या करते हैं हम लोग कट कर देते हैं, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे परमिशन आपको लेना होगा किसी भी चीज़ को, किसी भी पेड़ पौधों को कट करने के लिए। तो कुछ इस प्रकार वहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉ है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है। दिस हैज सीन सम मल्टीनेशनल हैव देयर कंट्रीज टू सेट अप इन डेवलपिंग countries to take advantage of this lax regulation in the process of their manufacture product that are harmful to environment। देखिए ये सभी जो मल्टीनेशनल कंपनी होते हैं, इन्हीं में क्या होते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं और इसका एडवांटेज लेते हैं, और इसी प्रोसेस में वो मैन्युफैक्चर करते हैं और प्रोडक्ट को जिस प्रकार हार्मफुल होता है इन्वायरमेंट को। तो इसी जो यही लॉ के जहाँ जो स्ट्रिक्ट लॉ होते हैं डेवलपिंग कंट्री में, स्ट्रिक्ट लॉ जो होते हैं डेवलप्ड कंट्री में, तो डेवलप्ड कंट्री में वो नहीं यूज करके कंपनीज को वो डेवलपिंग कंट्री में यूज करते हैं और ज़्यादा प्रोडक्ट को वो मैन्युफैक्चर कर लेते हैं और उसका हार्मफुल इम्पैक्ट होता है इन्वायरमेंट पे। इसके बाद देखिए कि कॉज ऑफ फ्लैक्चुएशन ऑफ प्राइज। अब प्राइज का फ्लैक्चुएशन क्यों होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन मीन्स दैट बिजनेस विद द वेस्ट प्रिंस वन विन। देखिए इंक्रीज जैसे कंपटीशन का करेगा तो ये क्या करेगा कि अच्छा से अच्छा क्वांटिटी को खरीदने पर मजबूर करेगा, कि अगर हम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, कंपटीशन ज़्यादा होगा तो सब अपना क्वालिटी को हाई करेगा। क्वालिटी को हाई करने का मतलब जो भी बेस्ट होगा मटेरियल उसी को वहाँ पे अच्छा से मार्केटिंग होगा। ड्यू टू कंपटीशन प्राइजेज आर ऑलवेज फ्लैक्चुएटिंग। For example, a country like the US to reduce its price often to compete with price for the same product coming from China। देखिए क्या होगा, जो बहुत सारे कंपटीशन आते हों उनके वजह से क्या होता है कि प्राइजेस किसी भी प्रोडक्ट का हाई और लो होते रहता है, मतलब कि फ्लैक्चुएट होते रहता है। तो इसी प्रकार में क्या होता है, जैसे एक कंट्री है यूएस, तो यूएस क्या करता है कभी कभी क्या अपने प्राइस, अपने जो किसी भी ऑब्जेक्ट का प्राइस को लो कर देता है, जो भी कंपटीशन करने में चाइना से, कि चाइना से जो प्रोडक्ट आएंगे तो वहाँ पे महंगा आएंगे तो इम्पोर्ट नहीं हो पाएगा, अगर यहाँ पे हम लोग सस्ता देंगे तब। China's production costs are lower than the US, hence they can have ridiculously low prices. For the US companies, reducing prices will have a negative effect on their profits, which in turn may lead to action like laying off workers। देखिए चाइना प्रोडक्शन, जैसे चाइना जो क्या करता है बहुत कम दामों में सप्लाई करता है, तो अगर यूएस कंपनी क्या कर देगा, अगर यूएस कंपनी अपना सामान के दाम कम कर देगा तो वहाँ पे इसका निगेटिव इम्पैक्ट कुछ इस प्रकार पड़ेगा कि वहाँ पे बहुत सारा वर्कर को काम छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट कम जा रहा है, तो वो कैसे बहुत सारे वर्कर को अटेंड कर पाएंगे। तो इस प्रकार में तो वहाँ पे क्या होता है कि कॉज ऑफ फ्लैक्चुएशन ऑफ प्राइजेस होते हैं। फिर आता है जॉब इनसिक्योरिटी। Globalization provides a double-edged sword when it comes to jobs. It creates jobs for people in developing countries who provide cheaper manufactured jobs। देखिए ग्लोबलाइजेशन की अगर बात किया जाए तो ये डबल एज स्वार्ड है। डबल एज स्वार्ड मतलब बोल सकते हैं कि दोहरी तलवार, कि एक तरफ अगर जॉब देता है तो एक तरफ जॉब ले भी लेता है। कि अगर बात किया जाए कि डेवलपिंग कंट्री में तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी को बढ़ाता है। For example, many companies are setting up in India and China because wages and manufacturing jobs are cheaper there. This means fewer opportunities in developed worlds। तो देखिए बहुत सारा कंपनियां क्या कर रहे हैं कि इंडिया और चाइना में अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वेजेज कम है, मतलब यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लेबर होते हैं वो कम होते हैं, और क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग जॉब और भी चीपर होते हैं, सस्ता है, जिसके वजह से तो ये डेवलप्ड जो कंट्री होंगे, डेवलप्ड वर्ल्ड्स होंगे, तो वहाँ पे ये जॉब अपॉर्चुनिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है इसी चलते। फिर इसके बाद आता है इन शॉर्ट ग्लोबलाइजेशन टेक्स जॉब्स फ्रॉम वन कंट्री एंड प्रोवाइड देम टू अनदर। तो इस प्रकार में क्या बोल सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन एक कंट्री में जॉब को देता है, एक कंट्री से ले लेता है। दिस कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंडिंग ऑन विच पार्ट ऑफ
द वर्ल्ड यू आर इन। तो ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मायने में हो सकता है जॉब सिक्योरिटी, कि ये डिपेंड करता है कि आप किस पार्ट में हैं, डेवलप्ड में हैं या डेवलपिंग में है। तो इस पार्ट पे डिपेंड करता है जॉब सिक्योरिटी। अब यहाँ से हम लोग बात किए थे पॉजिटिव इम्पैक्ट और निगेटिव इम्पैक्ट के बारे में। अब इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखिए, फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर ए डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। इनमें क्या क्या एडवांटेज है, जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री है तो उसका क्या क्या ग्लोबलाइजेशन हेल्प कर रहा है वो देखते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन हेल्प टू बूस्ट द लॉन्ग रन एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री थ्रू। देखिए, ग्लोबलाइजेशन कैसे हेल्प करता है, बूस्ट करता है लॉन्ग रन एवरेज ग्रोथ को और भी ज़्यादा बढ़ाने में। किस प्रकार, ये देखते हैं। इंप्रूवमेंट इन एलोकेटिव इफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स, जो भी रिसोर्स होता है उनको बढ़ाता है। फिर आते हैं इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। फिर रिडक्शन इन कैपिटल आउटपुट रेशियो, जो कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है उसको कम कर देता है। तो कुछ इस प्रकार ग्लोबलाइजेशन हेल्प करता है अपना इकोनॉमी को बूस्ट करने में, या बोल सकते हैं कि एवरेज ग्रोथ को बूस्ट करने में। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन पेव्स द वे फॉर रिमूविंग इनएफिशिएंसी इन प्रोडक्शन सिस्टम, प्रोलॉन्ग्ड प्रोटेक्टिव scenario in the absence of globalization makes the production system careless about cost of effectiveness, which can be attained by following the policy of ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ऐसे भी हेल्प करता है कि अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो क्या होता है कि सिनेरियो कुछ इस प्रकार होता है कि प्रोडक्शन पे कोई मेंटेन नहीं होता और उसका कॉस्ट पे भी कोई ध्यान नहीं देता, कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट रखता अभी प्रोडक्शन भी कम करता। तो ग्लोबलाइजेशन आ जाने के कारण क्या होता है, कंपटीशन बढ़ जाता है। कंपटीशन बढ़ जाने के कारण क्या होता है, अच्छा क्वालिटी मिलता है और अच्छे कॉस्ट में हम लोग को मिल जाता है, चीपर कॉस्ट में। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन अट्रैक्ट्स एंट्री ऑफ फॉरेन कैपिटल्स अलॉन्ग विथ फॉरेन अपडेटेड टेक्नोलॉजी विच इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। ग्लोबलाइजेशन कुछ इस प्रकार भी फॉरेन कैपिटल को भी यहाँ पे अटेंड करवाता है कि फॉरेन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए और इम्प्रूव किया जाए क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन को। जैसे पहले भी अगर हम लोग बात करें तो पहले भी हम लोग बहुत सारा चीज़ को बनाते थे। जैसे पहले जो हम लोग अगर बात किया जाए तो जो 1900 बिफोर में अगर बात किया जाए 1900 ईस्वी के पहले, तो जो प्रोडक्शन होता है तो बहुत सारा कपड़ा का वो बहुत सारा पहले अलग अलग वहाँ पे मेथड उपयोग किया जाता था। लेकिन अब क्या है, बहुत सारा कंपनियां क्या करते हैं, अलग अलग मशीन ला देते हैं, मशीन के द्वारा कपड़ा एक बार में जल्दी से जल्दी बना दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, अपडेटेड टेक्नोलॉजी को हेल्प करने में ये मदद करता है। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन यूजुअली रीस्ट्रक्चर प्रोडक्शन एंड ट्रेड पैटर्न फेवरिंग labor and intensive good and labor intensive techniques as well as expansion of trade in services। देखिए, जैसे जैसे ट्रेड बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, इंटेंसिव गुड्स एंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स बढ़ेगा, कि अनदर गुड्स से हम लोग बनाने लगेंगे, या भी बोल सकते हैं कि अनदर ट्रेड आने लगेंगे। फिर होता है इन ए ग्लोबलाइज्ड सिनेरियो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज of developing country becomes conscious about price reduction and quality। जो भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री होते हैं अगर उनमें यहाँ पे जाके कंपनीज खोलता है तो उनको क्या होता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाता है, वहाँ पे रिडक्शन में आ जाए, कॉस्ट क्या हो जाता है, कम जाता है, और उसका क्वालिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है जब ग्लोबलाइजेशन आता है तब। टू देयर प्रोडक्ट सो एज टू फेस फॉरेन कंपटीशन, ताकि वो फॉरेन कंपटीशन को फेस कर सके। फिर इसके बाद आता है ग्लोबलाइजेशन डिस्कॉरेजेज अनइकोनॉमिक import substitution and favor cheaper imports of capitals, which reduces capital output ratio in manufacturing industries। अब देखिए, cost of effectiveness and price reduction of manufactured commodities will improve the terms of ट्रेड इन फेवर ऑफ एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन ऐसे भी डिस्करेज करता है अनइकोनॉमिक इम्पोर्ट को, जो इम्पोर्ट होता है उसको और डिस्करेज करता है, मतलब उसको रोकता है, और यहाँ पे इंपोर्ट करता है कैपिटल गुड्स को और रिड्यूस करता है कैपिटल आउटपुट रेशियो को। और उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पे इफेक्टिवनेस इन प्राइस रिडक्शन हो जाता है और क्वालिटी भी क्या होता है, अच्छा मिलता है। मेनली समझिए ग्लोबलाइजेशन हेल्प करता है, प्राइस को कम कर देता है और प्रोडक्शन क्वालिटी में हाई लाता है, क्वालिटी अच्छा मिलता है। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन फैसिलिटेट्स कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री टू एक्सप्लेन फास्टर to meet growing demand for these consumer goods, which would result faster expansion of employment opportunities over a period of time।
देखिए ग्लोबलाइजेशन ऐसे भी हेल्प करता है कंज्यूमर्स को गुड्स को एक्सपैंड करने में, एक जगह से दूसरी जगह फास्टर मूव करने में, कंज्यूमर्स को गुड्स मिलने में, कुछ इस प्रकार, ठीक है। फिर आता है दिस वुड रिजल्ट ट्रिकल द पोवर्टी लाइन। ये पोवर्टी लाइन को और भी मतलब क्या करता है, टर्न इफेक्ट टू रिड्यूस द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पोवर्टी लाइन। तो ये ग्लोबलाइजेशन आल्सो हेल्प करता है जो भी पोवर्टी लाइन के नीचे के पीपल हैं और अच्छा उनका लिविंग स्टैंडर्ड हो सके या वो पोवर्टी लाइन से ऊपर आ सके इस मायने में। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन इन्हांसेस द इफिशियंसी ऑफ द बैंकिंग इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सेक्टर विद द ओपनिंग अप टू दोज एरियाज टू फॉरेन कैपिटल्स। क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन हेल्प करता है फॉरेन बैंक्स को और इंश्योरेंस कंपनी को और इन्हांस करने में, उसका इफिशियंसी को, बैंकिंग इफिशियंसी और इंश्योरेंस इफिशियंसी को और इन्हांस करने में हेल्प करता है विद द ओपनिंग अप टू दोज एरियाज टू फॉरेन कैपिटल। जो फॉरेन कैपिटल में होता है वहाँ पे और भी बैंकिंग खोलने में हेल्प करता है। फिर आता है डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसका डिसएडवांटेज क्या है हम लोग ये देखते हैं। सबसे फर्स्ट अगर बात किया जाए तो ग्लोबलाइजेशन पेव्स द वे ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन of economic power at the world level leading to domination of economically powerful nation over the poor nation। ग्लोबलाइजेशन ऐसे हेल्प करता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, जो भी आर्थिक पावर जो हो एक कंट्री के पास में आता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बहुत सारे छोटे छोटे पुअर नेशन में, कि पुअर नेशन भी क्या अपना इकोनॉमी को सुधार पाएँ इस तरह से। फिर ग्लोबलाइजेशन यूजुअली रिजल्ट्स ग्रेटर इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स दैन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। ग्लोबलाइजेशन ऐसे भी हेल्प करता है कि वो इम्पोर्ट को बढ़ा देता है एक्सपोर्ट को, उससे एक्सपोर्ट से मतलब इम्पोर्ट को बढ़ाता है। फिर आता है लीडिंग टू ग्रोइंग ट्रेड डिफिक्ट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। देखिए जो भी ग्लोबलाइजेशन कुछ इस तरह से काम करता है कि इंक्रीज कर देता है इम्पोर्ट को और एक्सपोर्ट को कम, एक्सपोर्ट के मुकाबले में ज़्यादा इंक्रीज कर देता है इम्पोर्ट को, तो यहाँ पे एक नुकसान कुछ इस प्रकार होते हैं कि जो इनका बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम ये सब होने लगते हैं। फिर आता है ऑल दो ग्लोबलाइजेशन प्रमोट द आइडिया दैट टेक्नोलॉजी चेंज एंड increase in productivity would lead to more jobs and higher wages, but during the first few years such technology changes occurring in some developing countries have resulted more loss of jobs than they have created, leading to fall in employment growth rates। अब देखिए जैसा कि ग्लोबलाइजेशन में बोला जाता है कि ये प्रमोट करता है आइडिया को, टेक्नोलॉजी को, और इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी को और मोर जॉब्स को देता है, लेकिन अगर फास्टर ईयर्स और हायर वेजेस देता है। लेकिन ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स मतलब कुछ फ्यू ईयर्स में क्या होता है कि सच टेक्नोलॉजी, जैसे ही कुछ साल बीता, 10 साल 15 साल बीता, तो कुछ अनदर टेक्नोलॉजी आ जाते हैं। अनदर टेक्नोलॉजी आ जाने से क्या होता है, मैन मेड या हम बोल सकते हैं कि मैन लेबर या बोल सकते हैं मैन मटेरियल का इस्तेमाल कम हो जाता है। वहाँ पे आदमियों का यूज कम करने लगता है। ज़्यादातर कंपनियां क्या करते हैं, मशीन्स का यूज करने लगते हैं, रोबोट्स का यूज करने लगे हैं। तो इस प्रकार में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जॉब लॉस होने लगते हैं। तो इसी प्रकार में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट क्या होता है, कम जाता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज के रूप में यहाँ पे आता है। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन हैज़ अल्टर्ड द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड साउंडेड डेथ नेल to it as they cannot withstand the competition arising from the well organized MNCs। ग्लोबलाइजेशन ऐसे भी विलेजेस और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इस प्रकार में मतलब डेथ नेल बोलने का मतलब उसको बंद करने के लायक कर देता है कि एमएनसी कंपनी को कंपटीशन नहीं दे सके। एमएनसी में तो मल्टीनेशनल कंपनी जो होते हैं वो अपना प्रोडक्शन को और अच्छा कर देते हैं, क्वालिटी को बढ़ा देते हैं, दाम को कमा देते हैं। तो क्वालिटी बढ़ गया, दाम कम गया, तो हम लोग को मुकाबला करने के लिए हम लोग को भी क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा, दाम को कमाना पड़ेगा। तो जब हम लोग को प्राइस को कम करना होगा तो वहाँ से हम लोग उसका मुकाबला नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है हम लोग को कंपनियाँ क्या होता है बंद हो जाते हैं। तो ये भी एक यहाँ पे डिसएडवांटेज के रूप में आता है। फिर आता है कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन शोइंग डाउन द प्रोसेस ऑफ टू पॉवर्टी रिडक्शन इन some developing and underdeveloped countries of the world and thereby enhance the problem of inequality। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन कुछ इस प्रकार शो करता है कि प्रोसेस ऑफ पॉवर्टी और रिडक्शन इन सम डेवलपिंग एंड अनडेवलप्ड कंट्री, पॉवर्टी को और भी क्या करता है, डाउन कर देता है। तो पॉवर्टी का जब डाउन कर देगा वहाँ के पीपल के लिए, तो ये बहुत सारा एमएनसी को ना फ़ायदा होता है। वहाँ के पीपल जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके लिए तो ये और भी घटा के काम करता है। तो वहाँ पे
डिसएडवांटेज के रूप में वो सब जो इंडस्ट्री पीपल होते हैं, इंडस्ट्रियल पीपल होते हैं उनके लिए। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी ये ला देता है ग्लोबलाइजेशन। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन इज आल्सो पोजिंग एज अ थ्रेट टू एग्रीकल्चर इन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन कैसे और भी क्या करता है, थ्रेट करता है एग्रीकल्चर को, कि कैसे अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड कंट्रीज में वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। एज विथ द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखिए WTO के यहाँ पे फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग प्रोविजन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज मार्केट ऑफ द पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज विल बी फ्लोटेड फार्म गुड्स फ्रॉम countries at the rate much lower than the indigenous farm product leading to a death below to the many farmers। देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार क्या होता है कि ट्रेड क्या होता है, प्रोविजन में एग्रीकल्चर कमोडिटीज को जो मार्केट ऑफ पुअर होते हैं उनसे क्या करता है, और भी डेवलपिंग कंट्री में गुड्स को और भी ज़्यादा दे देता है ग्लोबलाइजेशन। तो गुड्स जब ज़्यादा आ जाते हैं तो वहाँ पे उनका जो वैल्यू होता है, जो वहाँ पे इरीगेटेड करके वहाँ पे जो क्रॉप ग्रोन किया गया है तो उनका वैल्यू कम जाता है। तो जिससे क्या होता है, बहुत सारा डेथ बिलो टू द मैनी फार्मर्स, बहुत सारा फार्मर्स को प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे किसान क्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं। ये सब ग्लोबलाइजेशन के कारण ही बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आते हैं इम्प्लीमेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रिंसिपल बिकमिंग हार्डर इन मैनी इंडस्ट्रियली developed democratic countries to ask to its people to bear the pains and uncertainties of a structural adjustment with the hope of getting benefits in future। देखिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन जैसे ही आता है बोला जाता है कि आपको और भी ज़्यादा इंडस्ट्री यहाँ पे लगेंगे, और भी ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि पीपल को और भी प्रॉब्लम होता है कुछ इस प्रकार में कि उनका एडजस्टमेंट होता है उनका होप से कि कैसे वो बेनिफिट होगा फ्यूचर में, तो उनके लिए प्रॉब्लम होता है। फिर आता है इसके बाद एक पॉइंट हम लोग को लास्ट पॉइंट पढ़ना होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR क्या होता है। तो IPR यहाँ पे देखिए बहुत ही कम मार्क्स का चैप्टर है, तो IPR ऐसे बहुत ही ज़्यादा आपको समझने के लिए ज़रूरत पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा इसको अच्छे से गहराई से समझना होता है। लेकिन IPR यहाँ पे कम नंबर का चैप्टर है तो हम बहुत ही शॉर्ट में इसको आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे शॉर्ट में आप समझिए। देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर डिस्क्राइब्ड एज ए लीगल फ्रेमवर्क फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल आर्गूमेंट्स concerning technologies which encourages the institution of market for technology, making easier the international transfer of technology and its diffusion at the local level। देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, एक लीगल फ्रेमवर्क होता है जिनमें कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट्स के बारे में वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि टेक्नोलॉजी आने के बाद क्या क्या यहाँ पे हो सकता है, या किन का जॉब मिलेगा, या मार्केट वैल्यू और मार्केट टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क आएंगे, या बोल सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे डिफ्यूजन होगा लोकल लेवल में, ये सब के बारे में। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यहाँ पे ये बोला जाता है। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे समझिए आप लोग। तो ये जो डेफिनेशन है इसी को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट्स यहाँ से ले सकते हैं, या नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से नोट्स आपको लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, वहाँ से अच्छे से आपको नोट्स पूरे मिल जाएंगे। सो यहाँ तक हम लोग इस वीडियो के एंड करेंगे फ्रेंड। इसके अगले वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर के बारे में जानेंगे। सो थैंक यू ऑल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल डिप्लोमा विद सोनू।